हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर था। हिंदी इलेक्टिव आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम है। 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथों में, जो जैसा व्यवहार करोगे जैसा वैसा ही टीचर नंबर देगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करो। टीचर से पंगे बीच में मत लेना प्लीज, बहस मत करना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। साथ ही अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है, अब देखो अगला इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है, और अगर आपने मेरी हिंदी की इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी थी, अभी जाकर देखो और आपको पता चलेगा कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो जो मैंने करवाई थी उसी से आए हुए। तो भाई थोड़ा सा आपको रोना पड़ेगा या आपने अफसोस करना पड़ेगा और आपने वीडियो नहीं देखी थी। तो अगर देख ली थी तो पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा यही करता हूं। साथ ही देखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हारा एग्जाम जाएगा। चाहते हो फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के साथ करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। 3 खंडों में आपका डिवीजन होता है, क ख ग, ठीक है। अपठित गद्यांश होते हैं, फिर थोड़ा अभिव्यक्ति माध्यम और क्वेश्चन आंसर आते हैं, और उसके साथ ही बीच बीच में आपके एडिंग्स होती हैं। ऐसे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। सभी 13 क्वेश्चंस को करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले हमारा पैसेज है। जिन पैसेजेस को बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, मेरा आपको यही सजेशन है, प्लीज इन्हें सॉल्व करो भी मत। आपको सीधा क्वेश्चन आंसर पे जाना है, या जो आपको अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करो। लास्ट में आकर के आपको पैसेजेस को पढ़ना नहीं है। पैसेज में क्या करना है, क्वेश्चन में चले जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर पैसेज में आना है। अब इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो आंसर देख लो बस आप। पहला क्वेश्चन है, इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें कौन सा आपका उपयुक्त आपका पॉइंट है? एक लेखक की लेखनी नए साहित्य का सृजन करती है, गलत। मूर्तिकार आपका जो पुरानी मूर्ति तराशता है उसे नया रूप प्रदान करता है, यह भी गलत। आचरण की सभ्यता कला और साहित्य संगीत को विस्तृत रूप प्रदान करती है। इस पैसेज के हिसाब से आपका थर्ड आंसर ही परफेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड खा, निम्नलिखित कथन ए और आर जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प को चुनकर आपको बताना है कौन सा सही है। तो ए कहता है कथन, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके आपके सब जो आचरण सभ्य आचरण होते हैं, और भाषा के मौन व्याख्यान है। उसके बाद मौन अभिव्यक्ति का जो सशक्त माध्यम है, जो मौन अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, मजबूत माध्यम है, और जिसका आत्मा और आचरण पर अमिट प्रभाव पड़ता है। अमिट का मतलब ना मिटान पाने वाला। तो इसका बहुत और परफेक्ट जो आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका है इसमें थर्ड। जिस बच्चे ने भी थर्ड लगाया है, मतलब आपका ए सही है, और कारण जो आ रहा है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो गा, इस भाषा का आपका निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा कथन आपका कौन सा, प्रेम की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, भाषा की सभ्यता, मौन की सभ्यता। अगर आपने आचरण की सभ्यता, क्योंकि बार बार आचरण वर्ड यूज हुआ है, तो आचरण की सभ्यता ही परफेक्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन। उस अगला क्वेश्चन देखिए, आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी होती है? इसका सही ऑप्शन आपका है सदा मौन होती है। सदा कैसी होती है? मौन। अगर आपने ये लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखिए, आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये पहला ही लाइन पैसेज का है जिसमें आपको बताना था कि जो आपका विद्या है, कला है, आपका कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी अधिक जो आपका है आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी होती है। यही आंसर आपको इसमें लिखना था। अगला है, आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को नया जीवन कैसे प्राप्त होता है? भाई आपको इसमें बताना है कि जो आपका इससे क्या होता है कि नम्रता क्या होता है? नम्रता, आप प्यार से बात करते हैं। दया, प्रेम, उदारता और सब आचरण आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो ये मौन व्याख्यान आपका होता है। अगर आपने ये लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है आपका। सभ्यताचरण किस प्रकार से सारे जगत का कल्याण कर सकता है? अपने शब्द है तो लिख दो कि जिस प्रकार से अगर आप अच्छा सभ्यता रखते हो, अच्छे से बात करते हो, तो आप एक समाज में शांति की स्थापना कर सकते हो, संघर्षों को खत्म कर सकते हो, और अपना नई चीज़ों का सृजन कर सकते हो, नई चीज़ें बना सकते हो। ये पॉइंट आप अगर लिखते थे बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर हो जाता। सेकंड पैसेज देखते हैं। इसमें आपको कविता है, कविता को फिर से वही, कविता को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन आंसर को पहले पढ़ना होता है, क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के बाद ही आपको कविता को पढ़ना होता है। तो है, नीड़ का निर्माण फिर से पंक्ति से क्या आशय है? सब कुछ नष्ट होने पर भी नवनिर्माण की प्रेरणा, असफल होने पर हताशा का भाव उत्पन्न होना, पक्षियों का नए घोंसले को बनाना, जीवन की कठिनाइयों से लड़ना। अगर आपने लगाया हुआ है सब कुछ नष्ट होने पर भी नवनिर्माण की प्रेरणा, बिल्कुल परफेक्ट है पहला वाला आपका, ये बिल्कुल परफेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल आशा के विहंगम पंक्ति में विहंगम का क्या अर्थ है? पक्षी का, घोंसले का, ऊर्जा का या नव प्रेरणा का? यहां पे आपका आंसर है पक्षी का। किसका है? पक्षी। फर्स्ट, ने का आहन फिर कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने के लिए कथन से है, तो बताइए कि क्या है ये? इसमें आपका है कठिनाइयों का मुकाबला करना है आपका, या फिर आपका निर्माण की दशा में प्रगतिशील होना, या प्रलय अवस्था में डरकर भाग जाना? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, लेकिन पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। जिसने भी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आंधी और तूफान मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? भाई मनुष्य को कहीं झंझोर कर रख देते हैं, मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, उसका जो जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, उसका जो भौतिक जीवन है, दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसा आपको थोड़ा लिख देना था। आशा का सबल हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? देखो, आशा का सबल एक अच्छा विचार, एक अच्छा भाव, एक अच्छी उमंग आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। नाश के दुख से निर्माण के सुख को दबाया नहीं जा सकता, कथन के आलोक में नव निर्माण को समझाइए। देखिए, अगर आप एक बात को समझो कि अगर दुख ही दुख है तो दुख से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? लेकिन सुख को दबाया नहीं जा सकता भाई। अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हो तो उससे आपको सुख भी मिलेगा, और आप जीवन में जब आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में वो उन्नति भी मिलेगी, वो प्रगति भी होगी। ऐसे आपको बना के थोड़ा लिखना था इसमें। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, जिसमें अभिव्यक्ति के माध्यम से है कि किस शैली में अखबार के मूल तत्व को प्रारंभिक 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है? तो आपको इसमें बताना था उल्टा पिरामिड आपकी शैली है, इंट्रो है, बॉडी है और समापन है। इन 3 प्रकारों में आपको बताना था। बिल्कुल परफेक्ट आपका है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम लेखन द्वारा समाचार के किन बुनियादी बातों पर ध्यान रखना चाहिए? किन्हीं 2 का वर्णन करो। भाई क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो लेखन स्पष्ट होना चाहिए। जो लेखन है वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद सरल सहज भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरल। आपका यहाँ पर आपको बताना है कि सरल आपका भाषा, सरल भाषा होनी चाहिए और सहज भाषा होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि भाई किसी भी चीज़ को जो जानकारी दी जा रही है वो संक्षेप में दी जा रही है, अच्छे से जानकारी दी जा रही हो, ये आपको बता देना है इस वाले में। वेब पत्रकारिता क्या है? आप बता दो। सभी जो सामग्री है वो आपका इंटरनेट के माध्यम से अगर साझा की जा रही है, दी जा रही है, वो वेब पत्रकारिता के अंतर्गत आपका आता है। अब ये क्वेश्चन देखो, बनाने वाले साफ लग रहे हैं मुझे कि कोई भी समझदार आदमी आराम से क्वेश्चन लिख देता, इतना कोई बड़ी बात थी नहीं इस वाले को। तो क्या क्वेश्चन है? आज इंटरनेट नई पीढ़ी पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है, अपने विचार रखने हैं आपको। भाई सकारात्मक ये है कि आपको ज्ञान मिलता है, आप नई चीज़ें सीखते हो, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हो। नकारात्मक ये कि लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं, लगातार उनकी आंखें खराब हो रही हैं, लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मतलब सामाजिक रूप से पीछे हट रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे। ये आपको पॉइंट लिखने थे, बिल्कुल परफेक्ट थे। समाचार लेखन के 6 ककार, सारे के सारे चीजें बता रखी थी। समाचार जो आपका लेखन है इसके 6 ककार कौन से हैं? आप बताओ क्या? आप बताओ कौन? ठीक है, कौन। उसके अलावा है किसने। उसके बाद अलावा क्या है? किसने। भाई किसने कहा? तो समाचार में ये भी पूछा था किसने कहा। उसके बाद कहाँ, ठीक है। फिर आपका कब, कोई चीज हुई तो कब हुई। उसके बाद बताओ कि क्यों और कैसे। ये 6 ककार आपके समाचार पत्र के आपके होते हैं, आपको लिखने थे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। उसके बाद ये तो भाई आपका है कि 3 विषय हैं, उनमें से कोई एक विषय आपको, एक विषय पर रचना लिखनी थी अपने बारे में। अब अंतरिक्ष में पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, उसके बारे में लिख सकते थे। दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बढ़ता प्रयोग है, यह बेहतर समाज में निर्माण के योगदान कैसा है। तो कुछ भी आप अच्छे तरीके से अगर पहले टॉपिक का नाम लिखते उसके बाद अपना विचार रख सकते थे आप इसमें। निम्नलिखित में से आपके 2 प्रश्न आपको देने थे। तो पहला आपका क्वेश्चन ही है, शब्द कविता का महत्व उपकरण है, कविता लेखन के संदर्भ में इस कथन को सिद्ध कीजिए। भैया कैसे ज़रूरी है? आप सबसे पहले बताइए कि भाई साहब जो आपका कविता लेखन है उसका पहला उपकरण आपका होता है छंद आपका मुक्त। कैसा होता है? छंद होता है, ये छंद मुक्त होता है, मतलब पॉइंट वाइज रहेगा, लाइन वाइज रहेगा, मिलता जुलता रहेगा, लयात्मक रहेगा, ये छंद मुक्त रहेगा। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं, इसके लिए छंद लिखने के लिए, कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की। और जो कविता है वो समय की उपज है। समय की उपज का मतलब ये समय के अनुसार आपकी बनाई जाती है। कविता समय का उपज है, कविता समय का उपज है। इसके अलावा आप बताओ, कविता जो है वो समय समय पर इसका जो प्रारूप है, रूप है कविता का, बदलता रहता है। ये पॉइंट आपको लिखने से बिल्कुल आपके सही होता। अगला क्वेश्चन आपका है, संवाद कथात्मक का विकास एवं पात्रों के चरित्र को उजागर करते हुए
कथन के आलोक में कहानी में संवाद लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो पात्र हैं, परिस्थिति हैं, वो अनुकूल हों। जो पात्र हैं और परिस्थिति हैं वो अनुकूल होनी चाहिए। और अगर हमारा पात्र, अगर हम जिसको बता रहे हैं वो अशिक्षित है तो उसकी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना था। इसके अलावा देखिए आपको अगला टॉपिक है इसमें कि अस्वीकार एवं प्रतिरोध नाटक को सशक्त बनाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपना आपको इसमें पक्ष रखना है। सबसे पहले आपको बताना था कि इसमें आपका नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। नाटक क्या है? स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। और नाटक आप बताएंगे कि दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और टकराव होता है, प्रतिरोध होता है। और जो रंगमंच है, मतलब नाटक है, वो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। ये पॉइंट आपको लिखने थे, बिल्कुल सही रहता। पैसेज काव्यांश, फिर से इस काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, उपयुक्त पंक्तियों में बनारस की किन विशेषताओं को दर्शाया गया है? भौतिक और भोगवादी स्थिरता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थिरता, सामूहिक जड़त्व की स्थिरता, पारिवारिक और समस्यावादी स्थिरता। इसका सही ऑप्शन और परफेक्ट ऑप्शन आपका है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लगाया है, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है ख, इसमें आपको दोनों को कथन कारण को पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना था। बनारस में जो चीज़ जहां पर थी आज भी वहीं पर है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सामूहिक गति ने बनारस को अपरिवर्तित और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान की है। इसमें आप बताओगे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका रहेगा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ लगाया, बिल्कुल सही है। दृढ़ता से बंधने के कारण क्या नहीं हो पाता? अगर आप कोई चीज़ दृढ़ता से बांध दे तो क्या नहीं हो पाता इससे? वस्तुएं स्थान नहीं बदलती, कुछ गिरता नहीं है, कुछ हिलता नहीं है, उपयुक्त सभी। ऐसा सही ऑप्शन आपका रहेगा उपयुक्त सभी। जिसने भी फोर्थ लगाया है बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता से बंधे समूचे शहर को, दृढ़ता शब्द से क्या आशय है? क्षण भंगुरता, स्थिरता, निर्बलता, संचरण। इसका सही ऑप्शन, परफेक्ट ऑप्शन है आपका स्थिरता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है, कवि ने बनारस की विशेषता क्या बताई है? क्या बताया? बनारस कैसा है? बनारस में आज भी धरोहर, संरक्षण और स्थिरता विद्यमान है। इस धीरे धीरे से होने से बनारस के उत्साह में कमी है, गलत, ऐसा नहीं है। बनारस के चरित्र में निरंतर बदलाव, कोई बदलाव नहीं आया। पहला ही सिर्फ आंसर आपका सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई कार्नेलिया के गीत के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कार्नेलिया के गीत के आधार पर भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करना है। भाई आप बता दो कि भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं, भारत की संस्कृति जो है वो महान है, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, क्या जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है वो अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे, बिल्कुल परफेक्ट था। दीप अकेला जो है वो अज्ञेय ने लिखा है, किसने लिखा है? ये आपका अज्ञेय जो आपके लेखक है उन्होंने लिखा है। और आपको बताना था कि जो दी है, जो आपका दीपक होता है, वो पंक्ति में आपका समूह में विलय होने का प्रतीक है। जो आपका दीपक है, जब वो समूह में विलय होता है तब उसकी सब सत्ता जो है वो सार्वभौमिकरण होता है, वो सबके साथ होता है और मजबूत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी है, वो अपने आप में बहुत कुछ है, मनुष्य अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो लोगों के साथ रहेगा तो आपका समूह मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, वो स्वयं मजबूत होगा और एक राष्ट्र भी मजबूत होगा। ये पॉइंट आपको इसमें लिखने थे। ये क्वेश्चन हम देखो करवाया हुआ है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में जाके देखो, बिल्कुल परफेक्ट यही क्वेश्चन है। स्नेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए में पंक्ति, क्या कहना चाहता है आपका लेखक? यहाँ पर जो लेखक है वो प्रेम का एक एहसास है, वो कहता है कि प्रेम जो है वो एक एहसास है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, स्नेह प्रीति अनुराग बखानी में तिल तिल नूतन होए में पंक्ति क्या केवल। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्नेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए में पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? देखो लेखक कह रहे हैं कि जो प्रेम है वो एहसास है, वो केवल महसूस किया जाता है, आप उसे बता नहीं सकते, आप उसे दिखा नहीं सकते, वो केवल महसूस किया जा सकता। तो प्रेम के बारे में उन्होंने इस बारे में लिखा है। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या है। मैं हमेशा कहता हूँ सप्रसंग व्याख्या 4 प्रकार में करनी होती है। एक आपका होता है भैया, इसमें प्रसंग ही होता है, ठीक है, प्रसंग होता है सबसे पहले, फिर आपका संदर्भ होता है, क्या होता है संदर्भ, और उसके बाद आपका होता है व्याख्या, और लास्ट में होता है विशेष, ठीक है। 4 प्रकार में बांटिए। सबसे पहले जो प्रसंग है उसमें आप राइटर का नाम अगर जानते हैं, लेखक का नाम, उसका आपका जो कहानी है उसके बारे में, तो आप उसका लिखिए पहले थोड़ा सा। संदर्भ में 1-2 लाइन लिखना होता है। व्याख्या में जो कुछ समझ आया है, सारा कुछ, जो कुछ आया समझ नहीं आया इसका ही उतार दो थोड़ा बहुत। विशेष में आपको कुछ फिक्स लाइन होनी चाहिए, भाषा लयात्मक है, सरल सहज भाषा है, अलंकारों की छटा दर्शनीय है, ऐसी लाइन अगर लिख दोगे बिल्कुल परफेक्ट आपका तरीका रहता है इसको करने का। उसके बाद देखिए गद्यांश को पढ़ना है और आपको फिर से इसके आंसर सही से देने हैं।
यहाँ पर देखिए आपने शेर वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें प्रस्तुत आपके गद्यांश के अनुसार शेर किसका प्रतीक है? सत्ता की व्यवस्था का, समानता का, प्रजापालक का, हितैषी का। देखो यहाँ पर आपको अगर ये आपने सह अस्तित्व और अहिंसावाद का है तो वो आपको बिल्कुल गलत है, क्योंकि सत्ता का प्रतीक है। जो आपका शेर है वो सत्ता का प्रतीक है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ बताइए, शेर द्वारा सह अस्तित्व का समर्थन उसकी क्या दर्शाता है? न्यायप्रियता, अहिंसावाद, आक्रामकता, धूर्तता। धूर्तता मतलब है एक धूर्त व्यक्ति नहीं होता, खराब आदमी जो होता है, तो धूर्त व्यक्ति का प्रतीक है आपका। फोर्थ इसका सही रहेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग भी चलाना था, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो यार। गद्यांश लिख दिया, थोड़ी गद्यांश के आंसर लिख दोगे इसमें। शेर की कहानी के माध्यम से लेखक ने किसके ढोंग का प्रहार किया है? आपको सुविधा भोगियों के, छंद क्रांतियों के, सह अस्तित्ववादियों के, या उपयुक्त सभी? इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा जो भी आपके उपयुक्त सभी हैं, मतलब सभी लोगों पर प्रहार किया है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से लेखक के अनुसार सबसे सही आपका विकल्प को चयन हमें करना है। यहाँ पे आप बताओ, सत्ता के विरोध करने से हमें खामोशी, अगर आप सत्ता का विरोध करते हो तो खामोश रहती है सत्ता मतलब, और अगर आज्ञा का उल्लंघन कर दो सत्ता का तो सत्ता जो है खूंखार हो जाती है। बस यही आंसर आपका है। सेकंड लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए, शेर अब जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। शेर सह अस्तित्ववाद और अहिंसावाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें देखिए कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। इस कथन के अनुसार तो आपको बिल्कुल सही है, ये आपके दोनों लाइन सही है। ठीक है, थर्ड लगा दीजिए। गद्यांश ये आपको फिर से पढ़ना था और उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि उसके समस्त परिवेश, आपके आवास स्थल को भी सदा सदा के लिए छीन लेते। बिल्कुल सही बात है। और नए शरणार्थी वो लोग हैं जो औद्योगिकरण के कारण है, कहीं उद्योग लग रहा है, वनों की सफाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस कारण से उनको अपनी मूल जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है, और आज वो शरणार्थी हो चुके हैं अपने ही देश में, अपनी ज़मीन पर। ये पॉइंट आपको इसमें बना के लिखने थे, जिसमें हमें लगातार ये कहना चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें औद्योगिकरण को करना चाहिए। थोड़ा बना के आपको लिखना तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको मिल जाता। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो, अब मैं निठल्ला नहीं रहूंगा। कथन में हरगोविंद, भाई हरगोविंद कह रहा है यार तुम मत जाओ, वो गांव से जाने नहीं देना चाहता बड़ी बहुरिया को। कहता कि अगर तुम चली गई गांव की इज्जत चली जाएगी। तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये सारे पॉइंट इसमें आपको बताने थे। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा रखा है, ऊपर वाले भी करवा रखा है। हे ईश्वर, ये आप इसमें बताना है, हे ईश्वर मनोकामना का मौन उद्गार बहुत शीघ्र शुभ और परिणाम दिखाएगा। इसमें आपका संभव की मनोदशा क्या है? संभव की जो मनोदशा है वो उससे पारो से मिलना चाह रहा था, तो पारो से मिलने के लिए जो उसने एक प्रकार से गांठ वांठ बांधी थी, बहुत जल्दी पारो से मिल जाती, तो उसकी जो मनोदशा है उसको दर्शाया यहाँ पर जा रहा है। सप्रसंग व्याख्या फिर से वही आ गया, सेम पैटर्न जो मैंने बताया था आगे, सेम आपको फॉलो यहाँ पर करना है उसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तीनों देखो, वहां पे जाके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। भाई ऐसा हमने करवाया हुआ था। सूरदास की झोपड़ी के नायक, सूरदास के चरित्र, मैंने कल भी बच्चों क्लास में बोला था भाई ये तो आना ही है, ये तो कंफर्म है। तो सूरदास का चरित्र की विशेषता, भाई एक पहली बात तो स्वाभिमानी आदमी थे, कभी न हार मानने की इनकी एक प्रवृत्ति थी। उसके अलावा बताओ कि सूरदास जो है बदला लेने की भावना नहीं थी, और परोपकारी थे, सबकी मदद किया करते थे। सारे पॉइंट आपको इसमें बता देने हैं। कैसे भैरव ने उसकी झोपड़ी को जलाया, फिर भी उससे बदला लेना नहीं चाहते थे। सुभागी को पता था कि सुभागी को अगर बचाऊंगा, जगह दूंगा तो भाई भैरव मेरे से गुस्सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करी, उसको बचाया। वो सारी की सारी चीज़ें वो सूरदास के चरित्र है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप बताइए कि आपका दिव्यांग जनों की कठिनाइयाँ क्या हैं? आपको फिर से सूरदास सही है बना देना था भाई। जो आपका दिव्यांग जन है वो देख नहीं पाते हैं, भावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, और अपने जीवन को कितनी कष्टमय तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। ये सारे पॉइंट आपको थोड़े बना के लिखने थे। समाज उनके प्रति हीनता बड़ा व्यवहार ना करे, उनसे ये ना दिखाए कि यार तुम कमज़ोर हो या तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। बस ये दिखा दे कि हमारा अधिकार जितना उनका वो है, वो उन्हें इनका अधिकार दे दे। अगर अंधा भी है तो उन्हें उतना समानता दे दे, उतना सम्मान दे दे। हर इंसान को ना पैसों की भूख नहीं होती है, इंसान को सम्मान की भूख होती है। अगर उसे हम सम्मान दे दे उसके हिस्से का, तो उतना बहुत है उसके लिए। विस्कोहर की माटी के आधार पर प्रकृति और उसके जन जीवन पर आपको चित्रण करना है। प्रकृति बहुत सुंदर है, आपका प्रकृति के बारे में बहुत आपका चित्र है बहुत सुंदर प्रकट किया गया। कवि को जो प्रकृति है, सौंदर्य बहुत पसंद आता है, उसके बारे में इसमें वर्णन आपका किया गया है। तो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।